हेलो एंड वेलकम टू एसके सर की क्लास। और एसके सर के साथ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मेडिवल इंडिया के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सारे पीवाईक्यूज जो आज तक यूपीएससी ने पूछे हैं। पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं? दो तरीके से होते हैं, या तो ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है या फिर जो ऑप्शंस में दिए हुए होते हैं उनसे रिलेटेड सेम थीम से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब हमारे लिए ये ज़रूरी होता है जब भी हम पीवाईक्यूज को एनालाइज करें तो दो चीज़ें हम इंश्योर करें। पहला, कि जो करेक्ट ऑप्शन था उसको भी एक्सप्लोर करें, और जो बाकी लेफ्ट आउट ऑप्शंस हैं इन लेफ्ट आउट ऑप्शंस के ऊपर रिसर्च करें। ये आपने देखा होगा, ये आपको हर एक टॉपर सजेस्ट करेगा कि ऐसे इस मेथड को फॉलो करने का। यहाँ पे जो हम डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट बहुत ही वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट है। हर एक ऑप्शन के साथ साथ पूरे स्टैटिक थीम को रिवाइज करने के लिए ये बेस्ट डॉक्यूमेंट है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो विजन आईएएस की वेबसाइट से। वहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको पीवाईक्यूज रिसर्च एंड जो रिसर्च वाला टैब है उनका, वहाँ पे आपको पीवाईक्यूज मिल जाएगा। 10 साल का रिसर्च पेपर है ये। 10 साल के पेपर्स को एक जगह पे ला के रख दिया है। यहाँ पे इस पेज में से आपको क्या याद रखना है? आपको बस डेट्स याद रखनी है इन डेनास्टीज की। पहले पल्लव डेनास्टी, उसके बाद उसके साथ साथ 3rd से 9 सेंचुरी तक पल्लव थी और चालुक्यास। अब अगर आप देखो तो पल्लव डायनास्टी 3rd से लेके 9 तक और 6 से लेके 12 तक चालुक्यास, तो इट मीन्स दैट फ्रॉम 6th टू 9th, ठीक है, 300 साल का टाइम पीरियड ऐसा था जहां पे पल्लव और चालुक्यास अपने आप में कॉन्टेम्पररी थे। देयरफॉर अगर आपको कल को कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, फ्रॉम लेटर पल्लवास और अर्ली चालुक्यास, तो इट मीन्स समहाउ कॉन्टेम्पररी वाला जो पॉइंट होगा वो शायद सही होगा। इसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी है, दैट चोलास और पांड्यास, ठीक है, चोला डायनास्टी जो इंपीरियल चोलास थे जिनका फाउंडर था विजय लाया, ठीक है, इंपीरियल चोलास, इनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे राजा राजा चोला वन, राजेंद्र वन, कोलोटुंगा चोला वन, ये सब जो रूलर्स थे ये कहीं ना कहीं 9th सेंचुरी तक ही चली थी चोला डायनास्टी। ये 9th सेंचुरी से स्टार्ट होती है और इनके कॉन्टेम्पररीज थे पांड्या डायनास्टी, ठीक है। सो 9 से 13 तक और 9 से 14 तक, मतलब 900 टू 1300 एंड 900 टू 1400, 1300, ठीक है, 800 टू, सॉरी, 800 टू 1200 एंड 800 टू 1300 एंड, ठीक है, 14th सेंचुरी। यहाँ पे जो पांड्यास थे और चोलास थे आपस में कॉन्टेम्पररी थे। और अगर ये चीज़ समझ में आ जाती है एक बार, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कल को कि जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा कि हम कॉन्टेम्परेरीज को पहचान सके कि अच्छा ये चोलास का था, ये पांड्यास का था। और यूपीएससी ऐसा हिंट भी देता है। लास्ट ईयर 2025 में क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, और उसमें राजेंद्र चोला के बारे में लिखा हुआ था, या राजा राजा चोला के बारे में लिखा हुआ था, बट जो किंग था उसके बगल में चोलास भी लिखा हुआ था। तो इसी से पता चलता है कि यूपीएससी आपको हिंट भी देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा कुछ तूफान नहीं होता है जिससे आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। यूपीएससी आपका नॉलेज कम चेक करता है, रादर देन दैट इट चेक्स दैट आर यू इन द गुड सेंसेस और नॉट, और लॉजिक है आपके पास या नहीं। उसके बाद राष्ट्रकूट डायनास्टी और पाल डायनास्टी, ये दोनों भी कॉन्टेम्पररी हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर आप देखें ये कॉन्टेम्पररीनेस, अगर आप देखें तो ये इस हिसाब से चल रही है कि अर्ली मिडिवल इंडिया की डायनास्टीज कौन थी और उस टाइम पे रीजनल किंगडम्स कौन थे। तो हमें ये डायनास्टीज का टाइम पीरियड याद रखना है, ऐसे ही गुर्जर, प्रतिहार, होयसाला, ककतिया, इनका बस टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद लेट मिडिवल में कौन सी डायनास्टीज थी, इसमें दिल्ली सल्तनत बना, विजयनगर, बहामनी, डेक्कन एंड मुगल्स। अब आप देखें लेट मेडिवल टाइम्स में पहले स्लेव डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सैयद डायनास्टी एंड लोधी डायनास्टी। अब इनके डेट्स भी ऐसे ही याद रखने हैं, 1290, 1290, 1206 से लेके 1290, 1290 से लेके 300, 1320, 1320 से लेके 1414, और उसके बाद 1451, और उसके बाद 1526। ये 5 डेट्स याद रखनी है। पूरा जो दिल्ली सल्तनत है वो याद हो जाएगा। बट अब बात ये है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, तो क्या बस डेट याद रखने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं।
बस क्या हमें बस जो डिनास्टी है इसका नाम याद रखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं। बट हाँ, एटलीस्ट दिस इज द मिनिमम थिंग विच यू मस्ट नो, मतलब यू मस्ट नो। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बोलते हैं डेट याद ही नहीं रखनी है, नहीं, मैं ये चीज अभी साबित कर दूंगा कि ये गलत है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम पीरियड में कौन सा किंगडम उभरा, कौन सा किंगडम का जवाल कब आया, कौन सा किंगडम का डिक्लाइन कब हुआ, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी जाके, और फाउंडर कौन था, इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, ये पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक। ठीक है, ये नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2017 का। ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, which one of the following was a very important seaport in the Kakatiya dynasty? अगेन मैंने ये चीज एंशंट में भी बोली थी, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा एंशंट का। ये पूरा डॉक्यूमेंट, इसमें एंशंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर तीनों चीजें हैं। तो लास्ट में मैंने आपको बोला था एंशंट में दैट ये जो सी पोर्ट है, इकोनॉमी, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। मोटोपल्ली एक ऐसा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था जो ककतियास के टाइम पे था। मोटोपल्ली वॉज द चीफ पोर्ट ऑफ ककतियास। द पोर्ट वॉज विजिटेड बाई वेनिशियन ट्रैवलर मार्को पोलो। मार्को पोलो यहाँ पे आए थे, ये याद रखना है। मार्को पोलो ने बोला कि यहाँ पे जो डेलिकेट बकरम और मुस्लिन है, जिसको मुतफिली या मोटोपली भी बोलते हैं, ठीक है, Muslims of Motopalli, which received a special character from the Kakatiya king Ganapati Deva for the promotion of the major trading center. So therefore यहाँ पे ये जो मोटोपल्ली है इसके बारे में मार्को पोलो ने लिखा है। तो हमेशा से यूपीएससी का एक थीम रहा है। थीम क्या है? थीम दो चीज रही है। एंशंट मिडिवल से वो ये तो पूछते ही है इकोनॉमी, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बट इसके साथ साथ ट्रेवलर्स, इसके बारे में भी पूछते हैं। ट्रैवलर्स का अब अगर आप देखो एवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हुए थे कि वो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बस पोर्ट्स पूछते थे, और एंशंट में हमने देखा अब वो मेडिवल के भी पोर्ट्स पूछ रहे हैं। इससे पहले वो बस बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पे जो ट्रैवलर्स यहाँ आए थे इंडिया में उनके बारे में पूछते थे। लास्ट ईयर उनने 2025 में क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से बाहर कौन से ट्रैवलर्स गए जिन्होंने जापान में, चाइना में बुद्धिज्म जैनिज्म को प्रोपेगेट किया। तो ट्रैवलर्स का ही थीम है, और यही एडमिनिस्ट्रेशन का ही थीम है, पोर्ट्स का ही थीम है। बट थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहा है यूपीएससी, थोड़ी सी और चीजें पूछी जा रही है सेम थीम से रिलेटेड, थीम चेंज नहीं हो रही है। मोतोपल्ली इज ऑल्सो important for its inscription by Ganapati Deva of Kakatiya dynasty. It records both the import and export of its town. It records some items of trade like करी, करी बोलते थे एलिफेंट को, तोरागा बोलते थे हाउस को, कनक बोलते हैं गोल्ड को, रत्न बोलते हैं जेम्स को, और उसके साथ साथ बाकी सारी चीजें। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट हो तो आप ये चीज याद रखोगे कि करी, तोरागा, कनका, रत्न, ये जो टर्म्स है, ये कौन सी टर्म का मतलब क्या है? ठीक है, करी, तोरागा, कनका, रत्न। ठीक, एटलीस्ट मिनिमम आपको कनका याद रखना ही पड़ेगा बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू गोल्ड। ठीक है। इंस्क्रिप्शन वाज एन अभय शासना अटेम्प्टिंग टू स्टैंडर्डाइज द लिवाइस ऑन द ट्रेड एट लीस्ट एक्सटर्नल ट्रेड। तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कस्टम ड्यूटीज या टैक्सेस भी लग रहे थे, और इन टैक्सेस का मेंशन किसी एक इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, टैक्सेशन का मेंशन किसी एक इंस्क्रिप्शन में है, और ये रोमिला थापर में लिखा हुआ है। अब सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे याद क्या रखें। याद बस इतना रखना है कि ककतिया डायनास्टी में एक बंदा आया जिसका नाम था मार्को पोलो। वो विनीशियन ट्रैवलर था। वो यहाँ पे पहुंचा, उसने मोटोपल्ली पोर्ट के बारे में बताया कि यहाँ से बहुत ही अच्छा एक ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। इस ट्रेडिंग सेंटर से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, इंपोर्ट होती थी। और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी है जो ये बताता था कि इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गुड्स के ऊपर कुछ कस्टम ड्यूटीज और लेवीज भी लगती थी। बस हो गई कहानी यार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कौन कौन सी चीज है? राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग बोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय पुरांटका, और पाल डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला। ठीक है, अब इसमें से बताओ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या किया जाए। ठीक है, अब यही मैं बोल रहा था दैट डेट्स पता होनी चाहिए फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
एंड जो भी कोई अगर आप देखें डिनास्टी बनी है, उस डिनास्टी का टाइम पीरियड क्या था ये पता होना चाहिए, तभी जाके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कुछ भी चीज को अरेंज कर सकते हो, तभी जाके आपको समझ में भी आ सकता है कि कहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की जरूरत है। आंसर यहाँ पे सी बताया जा रहा है, दैट इज 2 4 1 एंड 3। पहले पल्लव आ गए और उसके बाद पाल आ गए, उसके बाद प्रतिहार आए और उसके बाद चोला पावर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ बाय परांटका वन। ठीक है, अब इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला जा रहा है दैट महेंद्र वर्मन वन वॉज इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ पल्लव किंगडम एंड ऑल्सो अ कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षा। ठीक है, आ गया याद, कॉन्टेम्पररी मैंने इसीलिए बोला था। पल्लवास और पल्लव किंगडम एंड ऑल्सो अ कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षा, हर्षा चालुक्यास। सो इट कैन बी the safely assume that it is first chronologically accordingly we can eliminate B and D, so here we stop at option 3। but ठीक है, एलिमिनेशन चले ना चले, हमें बस पहले नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी है जिससे मेरे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। पुराने वाले में एलिमिनेशन लगेगा या नहीं लगेगा मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं करूंगा। एलिमिनेशन के लिए मैं अलग से सीरीज बना रहा हूँ। एलिमिनेशन के लिए हमें बस लॉजिक समझना है, और लॉजिक के टाइम पे आपको नॉलेज का पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक ऐसे लगता है कि जहाँ पे नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई लॉजिक कोई एलिमिनेशन नहीं सिखाता। वो सीखने के लिए मेरी अलग वीडियोस आती है, वहां पे मैं सिखाता हूँ अलग से बैठ के पूरा यूपीएससी का पेपर लेके। यहाँ पे तो हम बस पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यूज पे रिसर्च कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी वाज फाउंड बाय नागभट्ट वन। ठीक है, ये याद रखना है। इन द रीजन ऑफ मालवा, 8th सेंचुरी एडी। अब गुर्जर प्रतिहार राजपूत क्लान का ये बंदा था नागभट्ट वन, इसने फाउंड किया 8वीं सेंचुरी के आसपास। प्रतिहार derived their name Sanskrit doorkeeper और clan of Gurjaras greatest ruler of Pratihar dynasty was Mihir Bhoj। ये याद रखना है, मिहिर भोज। ही रिकवर्ड कन्नौज, कन्नौज पे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था और कन्नौज इसने वापस हासिल कर दिया। एंड कन्नौज को इसने कैपिटल बनाया प्रतिहारास का फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सो देयरफॉर हमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में याद रखना है। 8वीं सेंचुरी में मालवा के रीजन में नागभट्ट इनको फाउंड करता है। और उसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है, मिहिर भोज इनका इंपॉर्टेंट रूलर होता है जिसने कन्नौज को हासिल किया था और कन्नौज इनकी कैपिटल रही है। ठीक, हो गई कहानी खत्म। पल्लवास, पल्लवास एंशिएंट डिनास्टी थी, पावरफुल एंशिएंट डिनास्टी थी। रूल्ड अ ह्यूज पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे तमिलनाडु। ठीक है, पल्लव कहाँ पे थे? तमिलनाडु, सदर्न इंडिया। 6 से लेके 9वीं सेंचुरी तक, 500 से लेके 800 तक, 800 एडी तक, विद कांचीपुरम एज देयर कैपिटल। ठीक है, पल्लवास रीच द zenith ड्यूरिंग द रेन ऑफ महेंद्र वर्मन वन, अ contemporary ऑफ हर्षा एंड पुलकेशी टू। ठीक है, तो याद रखना है एक चीज, जब यहाँ पे नीचे पल्लवास थे, ऊपर हर्षा और पुलकेशी टू का रूल चल रहा था। ये सेम पीरियड है 6 से लेके 9th सेंचुरी तक का। इसीलिए पहले 2 पेज जो इस डॉक्यूमेंट के हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका अगर आपको हो सके तो एक टेबल बना लेना, एज इट इज जैसे वो दिया हुआ है वैसे ही टेबल बना लेना, या फिर वो 2 पेज को प्रिंट करा लेना। ये डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरा नंबर बहुत ही सिंपल सा नंबर है मेरा, 7075 7075 104211। ठीक है, मेरा नाम शहनशाह है। ठीक है, मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम अ फैकल्टी। ठीक है, मैं करंटली इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करता हूँ। इसके साथ साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, 1000 के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर पीएससी, बिहार बीपीएससी में, झारखंड पीएससी में, गुजरात पीएससी में और यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, इट्स अबाउट एवरीथिंग। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ज़्यादा चीज़ें मैं अपने बारे में ना बोलूँ, और मैं बस इतना ही बोलूँ कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट करने के लिए मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं आप दोबारा बता देता हूँ, 7075 104211। प्रॉब्लम ये है, मुझे ये नंबर याद नहीं रहता है। महेंद्र वर्मन वन, ही वॉज अ पल्लव किंग हु सक्सीडेड सिम्हा विष्णु। महेंद्र वर्मन वन, पल्लव किंग सक्सीडेड सिम्हा विष्णु, reigned for 600 to 630। महेंद्र वर्मन वन, पल्लव डायनास्टी, ऊपर लिखा हुआ है पल्लव डायनास्टी। अब इसने क्या किया? आर्किटेक्चर में इसने डेवलपमेंट्स करी, द्रविडन आर्किटेक्चर इसने इंट्रोड्यूस किया। महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र स्टाइल द्रविडन आर्किटेक्चर, सिम्हा विष्णु के बाद ये आया। महेंद्र वर्मन वन 600 में आया। ठीक है,
अब इसने कौन कौन सा टेम्पल बनाया, टेम्पल इसके याद रखने हैं। टेम्पल इसने पहला बनाया पनामलाई में, मंडगपट्टू और कांचीपुरम, तीन जगह इसने टेम्पल बनाया। इट मेंशंस महेंद्र वर्मन वन विद न्यूमरस टाइटल्स, जैसे विचित्र चिट्टा। ठीक है, अब देखो मजे की बात यह है, विचित्र चित्ता, अगर ये टाइटल पता है, अगर ये पता है कि ऊपर एक बार यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन में महेंद्र वर्मन वन के बारे में पूछा हुआ है, तो हमें महेंद्र वर्मन वन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इट इज 100% श्योर कि महेंद्र वर्मन या किंग भोजा या फिर परांटका चोला या फिर गोपाला, इन चारों में से कोई ना कोई एक रिपीट होगा, 100% गारंटी है, और 2025 में ये रिपीट हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसका टाइटल विचित्र चिट्टा था, दैट इज क्यूरियस माइंडेड चित्रकपूली था। इसका टाइटल चैत्यकारी, चैत्यकारी था, चैत्यकारी मतलब टेम्पल बिल्डर, चित्रकपूरी मतलब टाइगर अमंग द आर्टिस्ट्स। ठीक है, चित्रकपूली। सो देयरफॉर इसके टाइटल भी याद रखने हैं, और इसका टाइम पीरियड तो ठीक है, 600 एडी में आया था, सिम्हाविष्णु के बाद आया, द्रविड़न आर्किटेक्चर, महेंद्र वर्मन स्टाइल, तीन जगह पे इसने टेम्पल बनाए हैं, पन्नामलाई, मंडगपट्टू और विचित्र चिट्टा इसका कांचीपुरम, और विचित्र चिट्टा इसका चित्रकपूली और चैत्यकारी, तीन इसके टाइटल थे। ठीक, याद हो गया, पल्लवास का ये रूलर था। चोलास, चोलास आए 9th सेंचुरी में, established an empire comprising the major portions of South India. Capital was Tanjore. Cholas की कैपिटल तंजौर थी। Chola ruler Parantaka succeeded his father after the Aditya Chola, the son of Vijay Chola. Vijay Chola इनका फाउंडर था, चोलास का फाउंडर था विजय चोला। और इसके बाद जो आदित्य चोला था विजय चोला का बेटा, ही वाज द सेकंड रूलर ऑफ मेडिवल चोलास। ठीक है, इंपीरियल चोलास को मेडिवल चोलास भी बोलते हैं। ऑन द थ्रोन इन 907, ruled for 48 years. Soon after his accession, 910, he invaded Pandyan country and assumed the title of मदुरई कोंडा। ठीक है, क्योंकि इसने मदुरई, मदुरई जो कि कैपिटल थी पांड्यास की, उस पर हमला कर दिया, इसीलिए इसने अपना टाइटल रखा मदुरई कोंडा। मदुरई कोंडा किसका टाइटल था, ये टाइटल था विजय चोला का, क्योंकि विजय चोला आदित्य चोला का बेटा था। आदित्य चोला फाउंडर, आदित्य चोला कौन था, आदित्य चोला सक्सीडेड जो परांटका चोला था उसका फादर था। ठीक है, समझ में आ गया, परांटका आदित्य चोला का बेटा था, आदित्य चोला का बेटा परांटका चोला, जो कि खुद अपने आप में आदित्य चोला कौन था, विजय चोला का बेटा। विजय चोला कौन था, ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ मेडिवल चोलास। ठीक है, अब एक और चीज याद रखनी है, ऑन द थ्रोन, विजय चोला कब आया थ्रोन पे, 907 एडी में, 48 ईयर्स तक ये रहा, और विजय चोला ने हमला किया पांड्यास के ऊपर, मदुरई को कैप्चर किया और बोला अपने आप को मदुरई कोंडा। ठीक है, समझ में आ गई बात। पाला एम्पायर वॉज एन इंपीरियल पावर ड्यूरिंग द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड विच ओरिजिनेटेड इन बंगाल रीजन। पालास कहाँ पे थे, पालास बंगाल में थे, इनका फाउंडर था गोपाला। ठीक है, empire was founded with election of Gopala as the emperor of the God dynasty in 1750 century AD. ठीक है, Pala empire was an imperial power during the post classical period, not colonial period, classical period 8 और 9 सेंचुरी के टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, समझ में आ गई बात। पालास कहाँ पे थे, पालास बंगाल में थे, इनका फाउंडर कौन था, गोपाला। गोपाला कब आया था, गोपाला गॉड के बाद आया, एज द एम्पर ऑफ गॉड। ठीक है, गॉड रीजन का एम्पायर था 1750 में। सो देयरफॉर हमारा जो आंसर है 2413, दैट इज पहले एस्टैब्लिशमेंट हुआ पल्लवास का अंडर महेंद्र वर्मन वन, उसके बाद पाल डायनास्टी बनी 750 में, गोपाला ने बनाई, क्योंकि उससे पहले 600 के आसपास, 700 के आसपास, 700 के स्टार्टिंग में पल्लव डायनास्टी एस्टैब्लिश हो गई थी, 750 में गोपाला आया। उसके बाद पहला वाला प्रतिहाराज अंडर किंग भोज, प्रतिहारा डायनास्टी, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिहाराज के बारे में, 8th सेंचुरी के टाइम पे मिहिर भोज 836 में था। एंड द लास्ट वन, दैट इज द थर्ड वन, चोला पावर बाय परांटका। और चोला पावर अगर आप देखो तो चोला पावर बाय परांटका वाज इन 9th सेंचुरी, एंड परांटका द चोला रूलर परांटका सक्सीडेड हिज फादर आदित्य चोला, एंड दिस वाज इन 907। समझ में आ गया, तो इसीलिए ये सीक्वेंस बनेगा। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, 900 से लेके 1200 ईडी तक इंडिया में क्या चल रहा था। अगर आप यहाँ देखें नॉर्थ वेस्ट
गुजरात राजस्थान वाले रीजन में, पर्टिकुलरली राजस्थान में, तो यहाँ पे चाहमनाज थे। ठीक है, चाहमनाज। दिल्ली और यूपी वाले रीजन में यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली के नीचे यूपी वाले रीजन में गुर्जर प्रतिहार थे। आगे देखेंगे ईस्टर्न यूपी में तो गहाड़वालास थे, और बंगाल में देखेंगे तो पालास थे। उसके बाद चांडेलास मध्य प्रदेश, कालाचूरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न वाले साइड में। नीचे अगर आप देखें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में ककतियास, गुजरात में परमार्स, और परमार्स के नीचे यादवास, यादवास के नीचे मन्यखेतास, नीचे और जाएंगे तो होयसालास, और सबसे नीचे जाएंगे तो चोलास, और ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाएंगे तो पल्लवास। ठीक है, अब समझना ये है, ये तो रीजनल किंगडम्स थे 900 से लेके 1200 ईडी तक। ऊपर इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा था, इससे ऊपर क्या हो रहा था, इससे ऊपर हो रहा था दैट मुगल्स, दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत की कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे। हिंदुशाही डायनास्टी थी, गुरिद्स और गजनवी, और यहीं से होगा मुगल्स का फिर ये दिल्ली सल्तनत का इन्वेजन और मुस्लिम इन्वेजन। अब ठीक है, इसको पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। किंग का नाम है नन्नुका, जयाशक्ति, नागभट्टू एंड भोज। डायनास्टी इज चांडेला, परमार, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। बताओ इनमें से कौन सा किनका था। अभी ऊपर पढ़ा था भोज के बारे में, ठीक है, और नागभट्ट वन के बारे में तो पढ़ा था, टू के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि ऊपर वाले क्वेश्चन में 2020 का ये क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, जिन चीजों के बारे में पूछा गया, भोज के बारे में, और अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा था तो नागभट्ट वन के बारे में आपने पढ़ लिया, गुर्जर प्रतिहार। सेम ही थीम के ऊपर 2022 में दोबारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया कि कौन कौन सा किंग करेक्टली मैच्ड है। चांडेला डायनास्टी ऊपर नहीं पूछी थी, परमार्स ऊपर पूछे थे, गुर्जर प्रतिहार ऊपर पूछे थे, राष्ट्रकूटास नहीं पूछे थे। ठीक है, बट भोजा पूछा था, तो इसका मतलब यही है कि भोजा जो है वो राष्ट्रकूटास का नहीं था, हमने ऊपर भोजा पढ़ा था। अब देखो, अब समझते हैं इसको। गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी was found by Nagabhat I in the region of Malwa in 8th century. गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी ruled मच ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम 8th। ये वही सेम कहानी है जो ऊपर हमने पढ़ी। ठीक है, नागभट्ट वन, नागभट्ट टू, मिहिर भोज, ये ऊपर भी हमने पढ़ा था, मिहिर भोज और महेंद्रपाल, ये चार रूलर्स थे जो किस डायनास्टी के थे, गुर्जर प्रतिहार डायनास्टी के। तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में दो क्वेश्चंस आ गए 2020 में, 2022 में। Where the other important rulers of the dynasty, the expansion of Gurjar Pratihar kingdom involved constant conflict with other contemporary powers such as Palas, Rashtrakutas, known as the tripartite struggle over the city of Kannauj। ऊपर भी मैंने बोला था कन्नौज, जिसको हासिल किया किसने, मिहिर भोज ने, और उसके बाद वो काफी टाइम तक कैपिटल रहे। हेंस पेयर 3 इज करेक्टली मैच्ड, बट पेयर 4 इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्यों, क्यों पेयर 3 करेक्टली मैच्ड है, क्योंकि नागभट्ट 2 गुर्जर प्रतिहार का था, भोज भी गुर्जर प्रतिहार का ही था। तो अगर एक ही डायनास्टी पढ़ ली तो ये तो खत्म हो गया ना। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए जो पीवाईक्यूज है उनको पढ़ना जरूरी है। बस अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना काफी नहीं है, हमें उसके साथ साथ इनका पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च यहाँ पे दिया हुआ है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग वाज द फाउंडर ऑफ द डायनास्टी कॉल्ड एज राष्ट्रकूटास। दंती दुर्ग किसका फाउंडर था, राष्ट्रकूटास का। राष्ट्रकूटास की कैपिटल कहाँ पे थी, मन्यखेता या मालखेड़ रीजन। मालखेड़ रीजन कहाँ पे है, शोलापुर में, शोलापुर के आसपास। ध्रुव वन, कृष्ण वन, अमोघ वर्ष, ये तीन लोग थे जो मेन रूलर्स थे किसके, दंती दुर्गा, ये राष्ट्रकूटा डायनास्टी के। अब इसके बाद समझना है चांडेलास। चांडेलास वर इंडियन राजपूत्स, वॉज इंडियन राजपूत क्लान ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, मजे की बात यह है कि जब बाहर से इन्वेजन हुए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे बाहर से इन्वेजन, शुंगास वगैरह, तो उनका जब इंडियनाइजेशन हो गया, जब वो इंडिया के डायनास्टीज में मर्ज हो गए, तो उन्हीं में से निकले राजपूत वगैरह और बहुत सारी इंडियन डायनास्टीज पैदा हुई। बट ये चांडेलास, दे वेर इंडियन राजपूत ऑफ सेंट्रल इंडिया, पॉपुलरली टर्म्ड एज चांडेलास और जेजकपूती डायनास्टी। ठीक है, जेजकपूती डायनास्टी भी इनको बोला जाता था। चांडेलास कहाँ पे थे, इट वॉज इन द सेंट्रल इंडिया, ऊपर हमने देखा मैप पे, यहाँ बीच में चांडेलास है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नानुक, नानुक वॉज रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम, वॉज द फाउंडर ऑफ चांडेला डायनास्टी। इनका फाउंडर कौन था, नानुक। खजुराहो टेम्पल,
Khajuraho was a stronghold of Nanukas, who was considered as chief of this clan. Vakapati, Vakapati, Nanuk के बाद आया, succeeded his father in the first quarter of 10th century. Vakapati had to often assist Pratiharas in the battlefield as he was a liege man of them. Some inscriptions prove that his territory extended till Vindhya hills. So अब हमें याद रखना चांडेला डायनास्टी, इंडियन राजपूत सेंट्रल इंडिया में इनको चांडेलास जेजकपूती भी बोलते हैं। इनका एक फेमस रूलर था नानुक, नानुक के बाद दूसरा रूलर था वाकपति, और इन्होंने खजुराहो वाले रीजन को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा था। खत्म। उसके बाद आता है जय शक्ति। जय शक्ति ये कौन था? ये एल्डेस्ट सन था। किसका सन था ये एल्डर सन? जो थ्रोन को सक्सीड किया। जय शक्ति एल्डर ब्रदर था हु रूल्ड फर्स्ट, who was also called as Jajak, and from his name region ruled the Chandelas, acquired the name Jajakabuti. He was succeeded by the throne by his younger brother Vijay Shakti, and then therefore अगर आप देखें तो जय शक्ति जिसके बारे में ऊपर पूछा जा रहा है, जय शक्ति ये परमार्स का नहीं था, ये चांडेलास का था। ठीक, समझ में आ गया? चलो, एंड नानुक जो कि चांडेलास के बारे में लिखा हुआ है ये करेक्ट है। नानुक वाज, नानुक करेक्ट है और नागभट्टू करेक्ट है। नागभट्टू गुर्जर प्रतिहारा का था, नानुक चांडेलास का था, जय शक्ति भी चांडेलास का था, बोझा भी गुर्जर प्रतिहार का था। ठीक। चलो, यूजुअली अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हो और आपने एलिमिनेशन पढ़ा होगा या आपने किसी को सुना होगा तो वो आपको बोलते हैं कि ऐसे जब चार पेयर्स आते हैं तो चार में से दो करेक्ट होते हैं, दो इनकरेक्ट होते हैं यूजुअली। बट ये 50-50% ऑफ द टाइम्स करेक्ट होता है, 50% ऑफ द टाइम्स इनकरेक्ट होता है। मुझे नहीं पता है, मैं इस लॉजिक के साथ नहीं सिखाता हूँ, मेरा लॉजिक कुछ अलग होता है। वो आपको अलग वीडियोस में मिल जाएगा, उसमें मैं यहाँ पे नहीं लाऊंगा वो चीज़। दैट इज स्ट्रिक्टली आउट ऑफ दिस। चलो, यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि हमें कंटेंट से मतलब है। कन्नौज ट्रायंगल, ठीक है। देखो, कन्नौज का जो स्ट्रगल था वो बहुत ही फैसिनेटिंग स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल चला है बहुत सारे रूलर्स के बीच में। अब इसमें चांडेलास भी थे, पालास भी थे, गुर्जर प्रतिहारा भी थे और राष्ट्रकूतास भी थे। अब कन्नौज का जो रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था, सेंट्रल रीजन था, फर्टाइल रीजन था, अर्ली फर्टिलिटी यहाँ पे थी और इस रीजन को हर कोई हासिल करना चाहता था। राष्ट्रकूतास भी, पालास भी, गुर्जर प्रतिहारा भी। ठीक है। बट कभी ये गुर्जर प्रतिहार के हाथ में था, कभी ये पालास के हाथ में था, कभी ये चांडिलास के हाथ में चला गया, कभी ये राष्ट्रकूतास के हाथ में चला गया। ठीक है। हमें इस मैप से अगर कुछ याद रखना है तो बस एक चीज है, वो क्या है कि कौन सी डायनास्टीज इस टाइम पीरियड के आसपास एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है। तो नीचे ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी और चालुक्याज ऑफ बदामी दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे, और उसके साथ साथ और नीचे जाएंगे तो नीचे पल्लव, गंगा, चोला, चेरा एंड पांड्या। ये ब्रेकडाउन याद रखना है। जब ऊपर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था तो नीचे पल्लव, गंगा, चोला, चेरा, पांड्या ये सब एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, याद हो गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें बोल रहा है how many of the above dynasties established their kingdom in 8th century AD, अर्ली 8th century। अगर आपको पता हो ना, कल एक और क्वेश्चन था ऐसा ही, मतलब कल नहीं, कल मैं रिकॉर्ड कर रहा था एंशंट का, एंशंट में भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, कि इस टाइम पीरियड के आसपास कौन कौन सी डायनास्टी एस्टैब्लिश हुई थी। यहाँ पे पूछ रहा है अर्ली 8th सेंचुरी, मतलब 700s में कौन सी डायनास्टी एस्टैब्लिश हुई थी। वहां पे पूछा था अराउंड आई गेस शायद 1000 के आसपास, या फिर कुछ तो पूछा था ऐसे ही, मेरे को याद नहीं है वो वाला क्वेश्चन। बट इट वाज सेम थीम, एग्जैक्टली सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट थीम। अब चलो, क्वेश्चन क्या है कि कौन सी डायनास्टी 700 के आसपास बनी थी अर्ली 800 सेंचुरी में, अर्ली 8th सेंचुरी में कौन कौन सी डायनास्टी बनी है? आंसर है नन। क्यों? क्योंकि होयसालास बने 1000 बीसी के बाद, गहाड़वालास बने 11th, दैट इज अराउंड 1200 के आसपास, काकतियास बने 12th, दैट इज अराउंड 1300 के आसपास, सिवोना या यादवा डायनास्टी बनी थी 850। तो 700 में तो कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, सब लोग 700 के बाद एस्टेब्लिश हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो बस डेट्स की बात है। अब होयसाला एरा देखते हैं। तो होयसालाज मार्क द इलस्ट्रेशन इन आर्ट एंड कल्चर, और होयसालाज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें होयसाला आर्किटेक्चर हम अलग से पढ़ते हैं, ये कन्नड़ कर्नाटका वाले रीजन में थे,
आर्ट एंड कल्चर में इनको पढ़ेंगे। और जो एंशंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड डायनास्टीज इंपॉर्टेंट है, वही डायनास्टीज एंशंट मेडिवल में पूछी जाती है। गढ़वालास कन्नौज वाले रीजन में थे, अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी राजपूत थे। ठीक है, कन्नौज इंपॉर्टेंट है, कन्नौज के थीम पे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं बार बार। that ruled parts of the present day Indian state of Uttar Pradesh, Bihar during 11th and 12th centuries. Their capital was located at Banaras in Gangetic Plains. ठीक है, तो ये हो गया कन्नौज। काकतीय डायनास्टी, काकतीय डायनास्टी ईस्टर्न डेक्कन में थी। ठीक है, ऊपर हमने देखा था मैप में, इस साइड में थे काकतीयास। ठीक है, ईस्टर्न डेक्कन में थे बिटवीन 12th एंड 14th सेंचुरी। Their territory comprised much of the present day Telangana, Andhra Pradesh and part of eastern Karnataka. ठीक है, एंड सदर्न उड़ीसा। तो हमें रफली समझ में आ गया काकतीय डायनास्टी 12 से लेकर 14 सेंचुरी में थी, मतलब 1300 से 1500 तक थी ये लोग, 1500 तक थे ये लोग। और ये कहाँ पे थे? ईस्टर्न डेक्कन में थे। मतलब नीचे ऊपर दिल्ली सल्तनत भी एग्जिस्ट करेगी इस टाइम पे, और उसके बाद मुगल्स आ जाएंगे। यादवास, सेवना डायनास्टी और यादव डायनास्टी 850 से लेके 1330 तक थे। अब ये समझना है, ये इंडियन डायनास्टी है। सेवना, सेना, यादव, ये इंडियन डायनास्टी है। और ये कहाँ पे थे? तुंगभद्र से लेके नर्मदा तक, मतलब ऊपर माँ नर्मदा से लेके बराबर तुंगभद्र तक, ये इस वाले रीजन में थे। दिस इंक्लूड्स प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, नॉर्थ ऑफ कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। अब आप समझो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये डायनास्टी। यादव डायनास्टी, देवगिरी में इनकी कैपिटल थी, और देवगिरी आज की डेट में दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। याद रखना है यादव डायनास्टी के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है, दिल्ली सल्तनत के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक, और 3 क्वेश्चंस मुझे लगता है ये बताते हैं हमें कि दिल्ली सल्तनत अगर आप ना भी पढ़े तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट क्या हम इसको एग्जिट, आई वुड से टोटली छोड़ देते हैं? हाँ, जो फाइट्स हुई है ना लोगों के बीच में, उसको छोड़ दो। क्रोनोलॉजी याद रखो कि किसके बाद कौन सा आया। रेवेन्यू, ट्रेड, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, बस ये 4 चीजें हैं जो याद रखनी है, बस हो गया काम खत्म। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। इंचार्ज को आमिल बोलते थे, रेवेन्यू कलेक्शन को। एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट indigenous institution. The office of the Mir Bakshi came into existence during the reign of Khilji Sultans of Delhi. Again, मीर बख्शी रेवेन्यू, एकता रेवेन्यू, आमिल रेवेन्यू, तीनों चीजें रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस रेवेन्यू वाली चीजें पढ़नी है। आंसर ए है, क्योंकि अगर आप देखें आमिल तो ही वॉज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। बट उसके बाद in the initial conquest, Turkish conquest in India, 13th century, displayed many royal chiefs, local chiefs. In order to consolidate, Turkish rulers made revenue assignments. Revenue assignments को क्या बोलते थे? एकता। एकता किसको बोलते थे? रेवेन्यू असाइनमेंट। मतलब क्या है इस चीज का? रेवेन्यू असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि इन लिeu ऑफ कैश टू देयर नोबल्स, वो लोग नोबल्स को पैसे नहीं देते थे, सैलरी नहीं देते थे, उसको एकता देते थे। एकता क्या था? एकता एक प्रोविंस थी, या एक छोटा सा खित्ता, या एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा, जहाँ पे विलेज भी था, जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड भी थी, और थोड़ा सा शायद ट्रेडिंग भी होती थी। विच were put under the charge of officers called as iqtadar or governors. Iqta is an Arabic word and the institution has been in force in the early Islamic world as the form of reward for the services of the state. ठीक है, इक्ता का मतलब क्या होता है? ये अरबिक वर्ड है। इंस्टीट्यूशन हैड बीन इन फोर्स इन द अर्ली इस्लामिक वर्ल्ड एज द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड फॉर सर्विसेज टू द स्टेट। ठीक है, कि अगर कोई इंसान स्टेट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राजा के लिए काम करेगा, तो उसको रिवॉर्ड देने के लिए ये इक्ता दे दिया जाएगा। समझ गया? उसके बाद एक और चीज याद रखनी है, इट वॉज यूज्ड इन कैलिफेट, जो इस्लामिक कैलिफेट था वहाँ पे ऊपर सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे यूज होता था एज अ वे ऑफ फाइनेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स। इट वाज एन इंडिजिनियस, आई वुड से, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एंशंट, इट वाज नॉट एन इंडिजिनियस एंशंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बट हाँ ये यूज होता था एंशंट टाइम्स में। कहाँ पे? जब इस्लाम का जन्म हुआ, जब अरबिक प्रोविंसेस में देखा जाता है, तो उससे पहले ही ये एग्जिस्ट कर रहा था अरब में। समझ में आ गई बात? चलो आगे। ठीक है, इसके बाद अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय मीर बख्शी।
who looked after all the matters pertaining to the military administration. He was also considered as the head of nobility. कौन? मीर बख्शी। तीन लोगों का यहाँ पे जिक्र था। तीन लोग नहीं, दो लोग, एक तो आमिल, एक मीर बख्शी। आमिल वॉज फॉर रेवेन्यू, मीर बख्शी वॉज फॉर मिलिट्री मैटर्स। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज, इक्ता। इक्ता क्या था? इक्ता इज, हाँ बताओ जल्दी। इक्ता इज प्रोविंस अगर दी जाए या कोई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर दिया जाए किसी एक ऑफिसर को, क्योंकि उसने यहाँ पे सर्विसेज दी है, तो उसको इक्तदार को गवर्नर भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझ में आ गया कि इक्ता टर्म पूछी गई है, ठीक है, और इक्तदार कोई बंदा होता है, तो अब ये भी समझना था यहीं पे कि इक्तदार अगर गवर्नर होता है तो गवर्नर तो स्टेट का होता है या प्रोविंस का होता है? गवर्नर स्टेट या प्रोविंस का होता है। और स्टेट या प्रोविंस के बाद आपको क्या समझना है? उसके नीचे सूबा, उसके नीचे सूबेदार, उसके नीचे और यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहे थे। ठीक है। और यही थीम के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होता है दोबारा से। ये कब का क्वेश्चन है? 2019 का। 2023 में दोबारा से क्वेश्चन आएगा, 2022 में। अब देखो क्या क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत, द रूलर्स who ruled substantial parts of the North India between 1200 to 1526 was termed as Sultan. Ruler को क्या बोलते थे? सुल्तान. And the period of the rule was, हाँ, and the period of the rule as Delhi Sultanate is कौन सा पीरियड? 1200 से लेके 1526 तक. During this period of around 300 years, five different dynasties ruled Delhi. These were Mamluks, पहला, पॉपुलरली नोन एज स्लेव्स। ममलूक, ममलूक मतलब जो किसी के मालिक के अंदर हो। ठीक है, ममलूक मतलब स्लेव्स। उसके बाद खिलजीज 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद तुगलक्स, तुगलक्स कब थे? 1320 से लेके 1412 तक। और उसके बाद कौन था? उसके बाद तुगलक के बाद आते हैं सैयद्स और फिर लोधीज। तो याद रखना है, स्लेव या ममलूक, उसके बाद खिलजीज, उसके बाद तुगलक्स, उसके बाद सैयद्स और उसके बाद लोधीज। ठीक है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है। अगर आप देखें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं मेडिवल एरा के, और पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके नाम और उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे, क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि यूपीएससी का एक थीम है, फर्स्ट, लास्ट, बिगेस्ट, अर्लीस्ट, लेटेस्ट। ये सब क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। तो अगर आप देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्श इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये डोनेशन बहुत ज़्यादा देता था। नहीं भी याद रहता है, कोई नहीं पूछने वाला कि कौन डोनेट करता था कौन नहीं। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क किसने बनाई दिल्ली में? ये पूछ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। इसने आधाई दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में। ये कुछ पहली इनिशियल मॉस्क थी। ये कुछ पहले इस्लामिक आर्किटेक्चर बना हुआ था। ये पहला इस्लामिक आर्किटेक्चर था जो इंडिया में बना। तो इसीलिए दीज आर द फर्स्ट सच कंस्ट्रक्शंस, इसीलिए इसको याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है, कुतुब मीनार। ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हुआ कहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक से ही। वो इसलिए किस लिए बनाया था, किस लिए बनाया था, इन दोनों ऑफ ऑनर किसके ऑनर में बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है, मत याद रखो, कोई इशू नहीं है। इल्तमिश और इल्तुतमिश, ही टैकल्ड द मंगोल अटैक बाय रिफ्यूजिंग टू शेल्टर खुराजम प्रिंस, कोई जरूरत नहीं है। सेटअप ऑफिस नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स जिसको बोलते हैं चालीसा, तुर्कान चहलगानी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तुर्कान चहलगानी? याद रखना, याद इसलिए रखना है क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। यूपीएससी का थीम है एडमिनिस्ट्रेशन। ही इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन, अगेन इकोनॉमी, कॉपर कॉइन, जित्तल, टंका और जित्तल इसका करेंसी था। इंपॉर्टेंट क्यों इकोनॉमी है? इंट्रोड्यूस्ड एकता सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ऊपर पूछा है एकता सिस्टम। कंप्लीटेड कुतुब मीनार, ये भी याद रखना है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्किटेक्चर है। रजिया सुल्तान, आर्किटेक्चर क्यों याद रखना है? क्योंकि ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट एंड ओनली वुमेन मुस्लिम लीडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका अफेयर कहाँ पे था, किसके साथ चल रही थी, कुछ नहीं याद रखना है, वो सब कहानी छोड़ देनी है। बलबन, ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा। चालीसा कौन था? चालीसा तुर्कान चहलगानी जो बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इसको खत्म किया किसने? बलबन ने।
बलबन एस्टैब्लिश दीवाने अर्ज। जब ऊपर मिलिट्री डिपार्टमेंट पूछ लिया एक बार, तो नीचे भी पूछा जा सकता है। ऊपर पूछा था मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में, क्या पूछा था बताओ, मीर बख्शी, वो अकबर के टाइम पे था। यहाँ पे दीवाने अर्ज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अर्ज मुमालिक उसको हेड करता था। टुक द टाइटल जिले इलाही। ठीक है, शैडो ऑफ गॉड। जैसे विचित्र चिट्टा का टाइटल पूछा, वैसे ही जिले इलाही भी पूछ सकता है। इंट्रोड्यूस्ड सिजदा पाइबूस। ये किंग के उस एरिया में कुछ नए इसने इंट्रोडक्शन किया था, नई आई वुड से एक्टिविटीज का, कि लोग जब आएंगे तो मेरे सामने झुकेंगे और फिर मेरे जो है फीट को किस करेंगे। ठीक है, पाइबोस उसी को बोलते हैं कि जो बादशाह होगा उसके पैर को चूमना। और सजदा, यूजुअली आपने देखा होगा सब लोग सजदा करते हैं नमाज में, और वही होता है प्रोस्ट्रेशन। ये सजदा जो इसने इंट्रोड्यूस किया था, इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा ही झुक जाना है, सर जमीन पे रखना है, नहीं। ये बस इतना झुकना था कि पैर को चूमा जा सके, बस। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, बट दोनों ही चीजें गलत थी। अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस टू कॉन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडाउमेंट्स, फ्री लैंड्स, reorganization of spice system, prohibition of wine, ban of social gathering, ban of intercaste intermarriages without खिलजी परमिशन। अब यहाँ पे याद रखना है, देखो, एक चीज याद रखनी, जो रूलर जितना ज्यादा आई वुड से कंट्रोल करेगा हर एक चीज को, जैसे अशोका के बारे में देखो, हर एक चीज उसने कंट्रोल करी थी, हर एक चीज कंट्रोल में रख के सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चला के उसने ये भी दिखाया था कि इवन जनता को ये तक कैसे बताना है कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, सेरेमनीज को कैसे पार्टिसिपेट करना है, रिचुअल्स कैसे करनी, हर एक चीज के बारे में इंस्क्रिप्शन है। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी करेगा, ये भी हर एक चीज में रिफॉर्म्स लेके आएगा। तो ये याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा इंसान था जिसने हर साइड से रिफॉर्म्स लाया। ठीक है, क्या क्या लाया? पहले तो इसने आर्मी में दाग और हुलिया, दाग और हुलिया मतलब दाग लगेगा घोड़े के ऊपर कि ये घोड़ा किस जात का है। अगर इसके ऊपर स्टार का मार्क लगा मतलब बहुत अच्छा है, अगर इसके ऊपर क्रेसेंट का मार्क लगा, क्रेसेंट और स्टार मतलब थोड़ा सा और अच्छा है, अगर इसके ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगा तो शायद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, अगर इसके ऊपर ऐसे डबल क्रॉस लग गया तो मतलब ये बिल्कुल लायक नहीं है इस चीज के। तो ऐसे ही कुछ साइंस लगाते थे किसके ऊपर, घोड़े के ऊपर। उसके साथ साथ सोल्जर्स का हुलिया मैच करते थे। जैसे आपने अभी बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बनाया होगा आपने, तो उसमें लिखा होगा मोल ऑन चिन, मोल ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नेक, ऐसा लिखते हैं ना, चेहरा हुलिया। तो ऐसी ही एक आई वुड से रजिस्ट्री बनाई जाती थी हर एक सोल्जर की, कि कौन सा सोल्जर कैसा दिखता है और उसके घोड़े का मार्क क्या है, ताकि वो चीजें याद रहे, रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्रिएटेड स्पेशल ऑफिस नेम्ड एज मुस्तखराज टू कलेक्ट रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट, मुस्तखराज क्या था? ऑफिस ऑफ रेवेन्यू। सॉट टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल द कमोडिटीज, हर एक कमोडिटी का प्राइस फिक्सेशन। सेट अप 3 मार्केट्स इन दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने मुस्तखराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स, कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, बिल्ड पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, अमीर खुसरो वर्सेस कोर्ट पोएट। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अमीर खुसरो अगर यहाँ पे है तो इसी टाइम पे कौन थे? निजामुद्दीन। ठीक है, क्योंकि अमीर खुसरो ही निजामुद्दीन के पास जाते थे, तो दोनों ही कॉन्टेम्प्रेरी हो गए, तो कल को निजामुद्दीन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सूफी सेठ थे अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट। ओके, इसके बाद कुछ और कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कुछ डिसीजंस लिए। ठीक है, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, पगला तुगलक यूजुअली इसको बोलते हैं। पहले क्या किया? आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। भाई करना है तो ठीक से करो, खिलजी के जैसा। ऐसे मतलब ये बस ऐसे ही बोल देता था कि चलो आज से जो बाहर कपड़ा बिक रहा है उस कपड़े का प्राइस 100 दिरहम। अब बता दिया, भूल गया, उसके बाद किसी को नहीं पता, हो गया। तो कोई इसकी बात मानता नहीं था वैसे। इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन। पहला इसने इंट्रोड्यूस किया घरी हाउस टैक्स, चराही पास्चर लैंड टैक्स। दीज वर द टू टैक्सेस विच वर इंट्रोड्यूस्ड। अब ये चीज याद रखनी है। ठीक है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, इकोनॉमी है, इंपॉर्टेंट है। दीवाने को ही, दीवाने को ही क्या था? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड। डिसीजन टू ट्रांसफर कैपिटल टू देवगिरी। अभी देवगिरी गया एक बार, इसको लगा वहां पे बहुत अच्छा है, चला गया, फिर बाद में वापस आना पड़ा। क्रिएशन ऑफ टोकन ब्रोंज कॉइन्स। ऊपर हमने देखा था इल्तुतमिश ने इशू किया था। कौन कौन सा कॉइन इशू किया था इल्तुतमिश ने? हाँ, यहाँ पे टंका और जितल, कॉपर एंड सिल्वर। अब इसने बोला यार मैं भी कुछ कर देता हूँ, तो कुछ मिला नहीं तो ब्रोंज का कॉइन इशू कर दिया, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, हेरिडिटी पोजीशन ऑफ नोबिलिटी वाज क्रिएटेड टू स्टेबलाइज द किंगडम।
अब फिरोज शाह तुगलक जो क्या स्टार्ट करेगा, हेरिडिटी पोजीशन ऑफ नोबिलिटी। अभी तक तो बस किंग होता था कि बादशाह का बेटा बादशाह, अब नोबल का बेटा नोबल। किसने स्टार्ट किया, एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक। ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इन आर्मी सोल्जर, पेड इन वजीहा लैंड रेवेन्यू, दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, न्यू टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। पहला जिजिया, खराज, जक़ात, खम्स। ठीक है, ये कुछ नए टैक्सेस थे जो उसने इंट्रोड्यूस किए। जिजिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, खराज, जक़ात और खम्स। जक़ात तो पर्टिकुलरली मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, दैट इज 2.5%। खम्स इज 1/5। ये भी टैक्स था। एस्टैब्लिश द दीवान खैरात फॉर प्रोविजंस। अब यहाँ पे क्या होता था, फिरोज शाह तुगलक के दीवान खैरात में सब लोग डोनेट करते थे, और उसके बाद वो लोग, वो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो पाती थी, उनकी शादियां यहाँ से होती थी इस फंड से। तो ये ऐसे समझ लो आप कि जैसे अभी हमारे पास एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो वैसे ही ये मैरिज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, या फिर यंग गर्ल्स मैरिज फंड था। चलो, रिपेयर्ड मेनी कैनाल्स एंड इम्पोज्ड वाटर टैक्सेस लाइक हासिल शारिब और हासिल शर्ब। अब होता क्या है ये हासिल शर्ब, वाटर टैक्स। ठीक है, बिल्ट सिटीज लाइक फतेहाबाद। क्या ये वाटर टैक्स अभी भी लगता है इरिगेशन में? हाँ, हमें इरिगेशन के लिए फार्मर्स से कुछ ड्यूज कलेक्ट करते हैं हर साल, अभी भी चलता है ये। टू पिलर्स ऑफ अशोका वेर ब्रॉट टू दिल्ली। ओके, अशोका के जो पिलर्स थे उनको दिल्ली कौन लेके आ गया, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अपने कंधे पे नहीं लेके आ गया, अपने मजदूर भेजे थे। बिल्ड सिटीज लाइक फतेहाबाद एंड फिरोजाबाद। ये भी याद रखना है, फतेहाबाद और फिरोजाबाद किसने एस्टैब्लिश किया है, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक के जो मेन रिफॉर्म्स हैं, जिसमें हेरिडिटी पोजीशन है, उसके बाद हेरिडिटी इन आर्मी, नोबिलिटी, ये दो चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन कल को तबाह भी हो सकता है। अब लैंड रेवेन्यू जो आता था, इसको वजीहा बोलते थे, और यही लैंड रेवेन्यू इसने यूज किया सोल्जर्स को सैलरी देने में। ये भी याद रखना है। दीवाने बंदगान इसने एस्टैब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। तो कुछ रिफॉर्म्स हैं जो याद रखने हैं बस। सिकंदर लोदी वॉज द लास्ट वन जो हम याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसने गज़े सिकंदरी इस्टेब्लिश किया था। गज़े सिकंदरी क्या है, लैंड मेजरमेंट यूनिट। अगर आपको पता होगा, आप जाते हो ना कहीं पे भी अपने बाप दादा से पूछने, कभी अपने पापा से, कभी अपने दादाजी से पूछ लेना, तो वो आपको बताएंगे कि ये ना 7 गज की जमीन है, 10 गज की जमीन है, 15 गज की जमीन है, 100 गज की जमीन है। तो ये जो गज है, गज, गज इसी ने एस्टेब्लिश किया था, लैंड मेजरमेंट यूनिट था ये। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उसका हेड। प्रोविंस मतलब स्टेट को बोलते थे इक्ता, और इक्ता के हेड को बोलते थे मुफ्ती या इक्तादार। याद हो गया। शिक वॉज डिस्ट्रिक्ट, शिकदार इसको बोलते थे। किसको? जो डिस्ट्रिक्ट का हेड था, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, इसको शिकदर भी बोलते थे। परगना वॉज तालुका, तालुका मतलब, हाँ, ब्लॉक। और ब्लॉक के हेड को चौधरी या आमिल बोलते थे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, अभी भी अगर आप देखें कुछ एरियाज में, हम अभी भी आज भी शिकदर बोलते हैं, चौधरी बोलते हैं, अभी भी बोला जाता है। लोकल एरिया विलेज लेवल पे मुकदम होता था, जो विलेज हेडमैन होता था, विलेज हेडमैन। ये ऑफिस अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। ठीक है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पटवारी विलेज का अकाउंटेंट था, और ये ऑफिस अभी भी होता है। खोत, खोत विलेज हेडमैन होता है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हेडमैन। तो मुकदम और खोट को, हाँ, दोनों को ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों एक जैसे ही हैं, बस वो एडमिनिस्ट्रेशन में था, वो रेवेन्यू में था। ठीक है, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, ही वॉज द हेड ऑफ द विलेज, एंड ही वॉज द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो आगे। 2021 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarezm prince। याद हो गया कि इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म प्रिंस को पनाह देने से मना कर दिया था। ठीक, तो इसीलिए गेंगिस खान पहुंच गया था उसको ढूंढते ढूंढते। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड इंडस। हाँ, तैमूर जो रूलर था, उसने मुल्तान को ऑक्यूपाई किया, इंडस को क्रॉस किया आते आते। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुम, मोहम्मद बिन तुगलक। It was during the reign of Devaraya II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Answer is only one.
क्यों आंसर 1 है? क्योंकि पहला तो करेक्ट है। ख्वाराजिम who was the ruler of Khwarazm, rural Jalaluddin, who was being pursued by Genghis Khan, fled to Delhi Sultanate. Iltutmish was the ruling back then. He refused the request of Jalaluddin for the asylum. उसने बोला नहीं भाई ये नहीं हो सकता है, गेंगिस खान आएगा वो इसको मारेगा, तो मैं इसको पनाह नहीं दे सकता। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका टाइम पीरियड था 1324 से लेकर 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है कब? 1351 में, और उसके बाद तैमूर का करियर स्टार्ट होता है 1370 में। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक और तैमूर तो आपस में कॉन्टेम्पररी नहीं थे। तैमूर आया, ही क्रॉस द इंडस ड्यूरिंग द रेन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब अगर आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक पहले ही खत्म हो गया था 1300 में और तैमूर बाद में आया, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कॉमन सेंस। देवराया टू देवराया टू डाइड इन 1446 while as Vasco da Gama came in 1498। ठीक, तो कुछ चीजें हैं जो एज इट इज एनसीईआरटी से पूछी जाती है सतीश चंद्र से। तीनों क्वेश्चंस, तीनों स्टेटमेंट्स पेज नंबर 66, 93, 121 से पूछे गए हैं। तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद रूलर्स ऑफ दिल्ली। ये वो रूलर्स हैं दिल्ली के जो अर्ली मेडिवल एराज में या मेडिवल टाइम में, जब आप को पता होना चाहिए दैट जब दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हो रहा था उस टाइम पे और उससे पहले। ठीक है, साथ साथ में ये रूलर्स भी एग्जिस्ट करते थे। ये लोकल डायनास्टीज थी, जैसे राजपूत डायनास्टी। राजपूत में तोमर थे, अंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान। अर्ली टर्किश रूलर्स, जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, रिज़िया सुल्तान आई, गियासुद्दीन बलबन आया, ये कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद सैयद डायनास्टी में खिजर खान, लोधी डायनास्टी में बहलोल लोधी। ये कुछ ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया। अब इस थीम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लोग थे ऐसे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया, और इनकी हमें बस क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। इनकी क्रोनोलॉजी से ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सा रूलर पहले था, कौन सा रूलर बाद में था, और उस रूलर के टाइम पे कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, पहला मंगोल इन्वेजन, मैंने वही बोला था अभी, पहला दूसरा तीसरा याद होना चाहिए। पहला मंगोल इन्वेजन कब हुआ? किंगिस खान कब आया? ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश 1221 एडी, चेजिंग ख्वाराजिम। दिस इज, तो देयरफॉर ये जो पहला मंगोल इन्वेजन है जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ नहीं, वो इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे फोर्थ मंगोल इन्वेजन हुआ था। ठीक है, Fourth Mongol invasion during Alauddin Khilji took place only after some months of Alauddin's return from Chittor. Mongols numbering 1,20,000 horsemen under the command of तारगी। मंगोल्स को जो लीड कर रहा था उस टाइम पे गवर्नर, ये कमांडर, उसका नाम था तारगी। वो आए थे, उन्होंने हमला किया था, बट दे कुड नॉट गेट टाइम टू रीच दिल्ली। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उस टाइम पे, टू हेल्प द सुल्तान। और इस टाइम पे मतलब besides the large army थी हमारे पास अलाउद्दीन खिलजी के पास, but still he left for Telangana campaign, and the army uh, which was left at Delhi was very much insufficient। उन्होंने इस बैटल को मतलब वो मंगोल्स को रोक नहीं पाए। Therefore Alauddin was not in the position to face the Mongols in an open battle, so therefore he retired in the fort of Siri and took up defensive position. Mongols plundered Delhi, besieged the fort for 2 months, but as they were ignorant of the art of siege and warfare, they failed to capture the fort and withdrew। तो उसके बाद वो वापस चले गए। 2 महीने वहां पे सीज मतलब फोर्ट को घेराव करके बंद कर दिया गया। अंदर मुगल्स, ये अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी थी और उनकी जो फैमिली थी और उनके जो आर्मी थी वो सीरी फोर्ट में थे। और उसके बाद मंगोल जो है 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद वापस चले गए। The next major Mongol invasion took place after Khilji's had been replaced by Tughlaq dynasty in Sultanate. In 1327, the Mongols invaded under the Tarmashirin। इस टाइम पे जो मंगोल्स का रूलर था, कमांडर था, इसका नाम था तारमाशीरी। अब ये जो तारमाशीरीन है, मंगोल्स ने हमला कर दिया। दे रिगार्डेड मोहम्मद तुगलक्स पॉलिसी, और हिस्टोरियंस हैव समहाउ डिफर्ड। कुछ ने बोला कि उसकी पॉलिसी अच्छी थी, कुछ ने बोला
कुछ बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, पगला तुगलक भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वन वर्जन ही डिफीटेड द मंगोल्स एंड हिमसेल्फ चेज्ड देम टू ड्राइव आउट। हाउएवर अकॉर्डिंग टू अनदर वर्जन ही ब्राइब्ड मंगोल्स एंड दे वेंट बैक। तो इट डिपेंड्स कि मंगोल्स के इन्वेजन कब कब हुए हैं। पहला इल्तुतमिश के टाइम पे, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और तीसरा तुगलक डायनास्टी में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, याद हो गया। मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड besieged द सिटी ऑफ दिल्ली, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोजीशंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स, ये गलत है क्योंकि वो वापस चले गए थे। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया हमारा मेडिवल का बहुत सारा क्वेश्चन। रीजनल किंगडम्स के बारे में दो क्वेश्चन आए थे। रीजनल किंगडम्स के बारे में अभी तक दो क्वेश्चन आए हैं। पहला इज अबाउट निजाम ऑफ आरकॉट, ही इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। आरकॉट बना है आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर के का एक हिस्सा काट के मैसूर बन गया था। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी जो अफगानिस्तान से आया था, उसने हमारे ऊपर हमला किया था यहाँ पे, वहां से उसने रोहिलखंड बनाया। तो क्या कौन सा आंसर करेक्ट है? मैसूर वाला आंसर, मैसूर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आरकोट कर्नाटका से बना था, ये कर्नाटक से बना था। निजाम ऑफ आरकोट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। ठीक है, उसके ऊपर ही वाज द लीगल डिपेंडेंसी ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, वो निजाम हैदराबाद के इस स्टेट को काट के नहीं बनाया गया था। इट डिड नॉट इमर्ज फ्रॉम हैदराबाद स्टेट, रादर इट वाज अ लीगल डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद निजाम। मैसूर वो स्मॉल फ्यूडेटरी किंगडम। मैसूर में फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और उन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स ने फिर अलग से एक किंगडम बनाया। विजयनगर किंगडम से अलग होकर उनने एक किंगडम बनाया जिसका नाम है मैसूर। आफ्टर विजयनगर फेल इन 1565, वोडिया डायनास्टी खत्म हुई। वोडिया डायनास्टी के बाद जो राजा वोडियार था, ही असेंडेड द थ्रोन इन 1578 और moved the capital from Mysore to Sringapatnam 1610. So therefore statement 2 is correct. Several states emerged as the result of the decline of Mughal Empire. मुगल खत्म होने के बाद एक स्टेट हमारा ऐसा बना अवध, दूसरा बना बंगाल, रोहिलखंड। रोहिलखंड का जो स्टेट था ये बना, किसने बनाया इसको? बंगश पठान्स ने। ठीक है, और ये असल में क्यों बना? क्योंकि अफगान्स का माइग्रेशन हुआ था इंडिया में, लार्ज स्केल इमिग्रेशन हुआ अफगान्स का, और ये कब हुआ? मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 1750 के आसपास हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टर्मोइल इन अफगानिस्तान। और ये जब हो रहा था तो इस टाइम पे एक बंदा था जिसका नाम था अली मोहम्मद खान, who took advantage of the collapse of authority in the north, and नादिर शाह का इन्वेजन भी इसी टाइम पे हुआ, और इसको एक टाइम पीरियड मिल गया जिसमें इसने एक रोहिलखंड नाम से एक जगह बना ली। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ अफगानिस्तान एंड द रूलर ऑफ द एम्पायर। अब ये जो अहमद शाह ये क्या बोलते हैं इसमें, अहमद शाह दुर्रानी था, इसने इंडिया के ऊपर हमला भी किया था, बट इसका जो किंगडम था वो अमू दरिया तक ही आता था, टू इंडियन ओशन, अमू दरिया से लेके इंडियन ओशन तक था। एंड फ्रॉम खोरासान टू कश्मीर, पंजाब एंड सिंध, इस एरिया में अहमद शाह दुर्रानी का किंगडम था। बट रोहिलखंड, रोहिलखंड बनाया किसने? अली मोहम्मद खान ने। इसका नादिर शाह के साथ, ये अहमद शाह दुर्रानी के साथ कोई लिंक नहीं था। समझ में आ गए? इसीलिए मैसूर के बारे में तो करेक्ट है, रोहिलखंड और निजाम पारकोट के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu to Portuguese? ये स्पेक्ट्रम में एज इट इज लिखा हुआ है बहादुर शाह। ठीक है, डीयू पोर्चुगीज को किसने दे दिया था? तो बहादुर शाह ने दे दिया था। ये अर्ली 1535 में जब पोर्चुगीज यहाँ पे आए थे, उनका एक अच्छा गवर्नर था, नीनोड़ा कुन्हा। ठीक है, he led the expedition and captured the town Diu. He was defeated by Sultan. However, around that period, गुजरात का एक सुल्तान था बहादुर शाह, उसका किंगडम चल रहा था। He was overwhelmed by Mughal invasion. और मुगल से तंग आने के बाद उसने क्या किया? ऑन द वन साइड वो पोर्चुगीज के पास गया, उसने बोला एट द गेट्स ऑफ दियू बहादुर शाह एंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद नीनोड़ा कुन्हा ऑन 25 अक्टूबर 1535। वो अग्री टू असिस्ट बहादुर शाह दैट अगर आप इसको ये पार्ट ऑफ लैंड हमें दे देते हो तो हम आपका साथ देंगे, चाहे आपका एनिमी चाहे वो लैंड में हो या फिर सी में हो, हम उसको अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। डन। लास्ट का हमारा पार्ट बचा हुआ है विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर से आज तक 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? ठीक है, कृष्णा रिवर के सदर्न बैंक पे
किसने ये सिटी बनाई थी। एंड अंडरटुक द रूल हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डेटी टू होम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वाज सपोज टू बिलोंग। ठीक है, कि कौन सा ऐसा बंदा था, ठीक है, जिसने क्या किया, कृष्णा रिवर के सदर्न साइड में एक सिटी बनाई, और ये बोला दैट ये जो रूल है ऑफ हिज न्यू किंगडम एज द एजेंट ऑफ डेटी, कि मैं जो हूँ मैं भगवान का भेजा हुआ बंदा हूँ, और जितना भी लैंड कृष्णा से नीचे सदर्न साइड में जितना भी लैंड है ये सारा लैंड हमारा है, ऐसा इसने क्लेम किया। अब ये कौन था, ये था हरिहर वन। अब हरिहर वन कौन था, तो समझते हैं। विजयनगर, या जिसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं, was the name of both a city and an empire. The empire was founded in 14th century। 14th century में बनाया गया था, कहाँ से, from river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula। ठीक है, तो रिवर कृष्णा से लेके बराबर नीचे तक, यहाँ तक पूरा जो रीजन है, और कृष्ण और तुंगभद्रा का जो दोआब है इस वाले रीजन में, इसको बनाया था दो लोग ने, हरिहर एंड भुक्का। हरिहर और भुक्का इन 1336 इन्होंने विजयनगर किंगडम की स्थापना करी, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया। इन द मेमोरीज ऑफ पीपल लिविंग इन कृष्ण तुंगभद्रा दोआब दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी, इसका नाम रखा हम्पी। अ नेम derived फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस, जिसका नाम था पंपा देवी। तो लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी के नाम पे हम्पी रखा, और हम्पी किसने बनाया, हरिहर और बुका, और उन्होंने बोला दैट कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब है और कृष्णा से नीचे जितना भी लैंड है वो लैंड सारा इसी देवी का है, और ये लैंड सारा हमारा है, तो इसीलिए ये पूरा एक एम्पायर बनेगा, और इसको बनाया एज विजयनगर एम्पायर। याद हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बाकी जो चार तीन ऑप्शन है, अमोघ वर्ष, बल्लाला टू, या प्रताप रुद्र, ये कौन लोग थे, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमोघ वर्षा, ये किसका रूलर था, राष्ट्रकूटा डायनास्टी का। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रिशियस मोनार्क इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसका सन जो भी था, अमोघ वर्षा वाज अ पैटर्न ऑफ लिटरेचर, पैटर्नाइज दिगंबर आचार्य, जीना सेना संस्कृत ग्रामेरियन, Sakatyana and mathematician Mahaviracharya Mogavarsha was himself a great poet, and his Kaviraj Marg is the earliest Kannada work. Now remember, Kaviraj Marg already important है, ये इसने लिखी थी कविराज मर्ग अमोघ वर्ष, एंड हिज कविराज मर्ग इज द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क इन पोएटिक्स, ये पोएट्री है। याद रखना है इस चीज को, पहला। दूसरा, एक और चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है, कुछ नाम याद रखने हैं। कौन कौन सा नाम याद रखना है, पहला आचार्य जीना सेना, ठीक है, जीना सेना हो गया। संस्कृत ग्रामेरियन सकातयाना, सकतयाना, ठीक है। तीसरा महावीर आचार्य, ये कौन लोग हैं, ये तीन चार लोग हैं जो किसके टाइम पीरियड में थे, अमोघ वर्ष के टाइम पीरियड में। अब ये लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, बस इनका नाम याद रखना था, ये लिटरेचर से रिलेटेड लोग थे। एक लिटरेट था, दूसरा ग्रामेरियन था, तीसरा मैथमेटिशियन था, और कविराज मर्ग अमोघ वर्ष का पोइट्री है। बस इतना ही याद रखना है, बस नाम याद होने चाहिए, याद हो जाएगा, ये राष्ट्रकूट डायनास्टी से रिलेटेड है। इसके बाद काकतियास। काकतियास इससे पहले भी हमने देखा था, फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, एक थे चालुक्यास ऑफ बादामी, दूसरे थे चालुक्यास ऑफ वेंगी, तीसरे थे चालुक्यास ऑफ कल्याणी। अब ये जो चालुक्यास ऑफ कल्याणी थे, इनके फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब इनकी जो जमीन की देखभाल करते थे, जमींदार जो इनके थे, उनका नाम था ककत्यास। ककति रुद्रदेवा या प्रताप रुद्र वन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ ककत्य स्टेट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालुक्यास को हटाया वहां से और खुद अपने हाथ में रूल ले लिया। ही ओवर पावर्ड द चालुक्य रूलर तैलापा थर्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ, ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। इसने कुरनूल को कैप्चर किया फ्रॉम वेलानल चीफ्स, ठीक है, वे द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द डायनास्टी, बस इतना ही याद रखना है। काकत्यास फ्यूडल लॉर्ड्स थे चालुक्यास के, उन्होंने ओवर रूल कर दिया चालुक्यास को, वहां से भगाया, और कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में ये थे, बस इतना ही याद रखना है। होयसालास रूल ओवर द पार्ट ऑफ प्रेजेंट कर्नाटका एंड मोस्ट ऑफ द तमिल रीजन। कहाँ पे थे होयसालास, कर्नाटका में और तमिल वाले रीजन में। दिस वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो होयसालास का था, इट वाज भल्लाल टू, हो गया।
बाहुबली का भल्लाल देव वही था इनका रूलर होयसालास का, बस इतना ही याद रखना है। होयसाला रूलर्स नरसिम्हा टू थर्ड एंड भल्लाल थर्ड, ये कुछ रूलर्स हैं होयसालास के। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो बस हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवा द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कृष्णदेवा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला, द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 10% लगेगा या 20% लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि लैंड कितनी फर्टाइल है। दूसरा, प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रियल टैक्स। इंडस्ट्रियल टैक्स देना पड़ता था किनको, जिनकी अपनी कोई नई फैक्ट्री होगी, कोई नया प्राइवेट ओनरशिप होगा किसका, वर्कशॉप का। अगेन इकोनॉमी, मैंने बार बार बोला इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। विजयनगर रूलर्स दे फॉलोड एन ऑप्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, तो ये कीवर्ड याद रखना है। विजयनगर का टैक्सेशन बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव था। The prosperity of the empire can be explained through their taxation principles in the following lines. They collected variety of taxes ranging in the nature of land. Taxes कैसे थे? विलेजेस को क्लासिफाई किया जाता था 8 टाइप्स में। ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप्स थे विलेजेस के। पहला था ब्रह्मदिया, देवदाना, माथापुरा, सर्वमान्य, कोदागी, रक्ता, कोदागल, गुट्टागी, रेस्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ लैंड। तो फर्स्ट 4 टाइप्स जो थे प्रिवेल्ड प्रायर टू द विजयनगर टाइम्स, और उसके बाद बाकी जो 4 टाइप्स हैं इनको बाद में विजयनगर वालों ने बनाया। तो अब एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि विजयनगर में टैक्सेशन बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव थी, पहला। दूसरा, लैंड को क्लासिफाई किया जाता था एज पर द क्वालिटी ऑफ द लैंड। उसके साथ साथ विलेजेस को भी क्लासिफाई किया जाता था। विलेजेस को क्लासिफाई किया जाता था, बट ये लोग ने पूरा विलेज का क्लासिफिकेशन नया नहीं लाया। नॉट ऑल वाज न्यू, इन्होंने ओल्ड भी यूज किया प्लस नया इनोवेशन भी किया इन द क्लासिफिकेशन, बस इतना याद रखना है। डन, यहां तक एंशिएंट हो गया खत्म। Another category of land right which was given was the investment irrigation. It was also known as दासवंदा। दासवंदा क्या होता है, ये एक लैंड राइट था जो किसी को दे दिया जाता था रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। कि अगर किसी ने कोई फॉर एग्जांपल कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उसने वहां पे कोई मतलब फैक्ट्री तो नहीं लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसने वहां पे कुछ नया स्टार्ट किया, स्टार्टअप स्टार्ट किया। स्टार्टअप मतलब उसने क्या किया होगा, अब यहाँ पे क्या करेगा वो नए तरीके का कुछ क्रॉप यहाँ पे उगाना स्टार्ट कर देगा, तमिल कंट्री। ठीक है, तो इस चीज को बोलते थे दासावंदा इन तमिल कंट्री एंड कट्टू कोडागी इन आंध्रा एंड कर्नाटका, ये याद रखना है। This kind of agrarian activity concerning irrigation was undertaken in semi-dry areas where hydrographic and topographic features were conducive for carrying out developmental projects. The Dasavanda or Kattu Kodaga was a share in the increased productivity of the land earned by the person who undertook such developmental work. समझ में आ गया? जैसे किसी ने नए तरीके का इरिगेशन, नए तरीके का एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट किया, उसने इन्वेस्टमेंट करी कहाँ पे, इरिगेशन के अंदर, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अब उसने इन्वेस्टमेंट करी, इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 फार्मर्स थे पहले, इनका पहले आउटपुट था 10 एकड़, 10 क्विंटल। अब इनका आउटपुट बढ़ के हो गया 20 क्विंटल। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे टैंक बना दिया, इरिगेशन टैंक, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे पानी नहीं था। ये जो 10 क्विंटल एक्स्ट्रा हुआ है, इसके ऊपर एक तरीके का टैक्स लेगा कौन सा बंदा, जिसने ये इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आ गया? द राइट, ये इसका राइट था, ये इसका लैंड राइट बन जाता है, और ये इसके ऊपर ये पैसा कलेक्ट करेगा। was the personal the right to income was personal and transferable. A portion of the income accruing from the increased productivity also went to the cultivators of the village where the developmental work was taken. Besides land tax, many professional taxes were also imposed. शॉपकीपर्स के ऊपर टैक्स था, फार्म सर्वेंट्स के ऊपर टैक्स था, शेफर्ड्स के ऊपर टैक्स था, वॉशरमैन के ऊपर, पॉटर, शूमेकर, म्यूजिशियन, हर एक इंसान के ऊपर टैक्स था। ग्रेजिंग के ऊपर भी टैक्स था, हाउस टैक्स भी था, वाज आल्सो इम्पोज्ड। विलेजेस वेर सपोज्ड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज ऑफिसर्स आल्सो। सी, समझ में आ गया? दैट वाज विजयनगर। एंड विद दिस मेडिवल हम यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस बचे हुए हैं मॉडर्न के, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। और आर्ट एंड कल्चर, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर्ट एंड कल्चर। थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको कुछ और पूछना है मुझसे तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7075 10
4211। ठीक है, चलो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं आपको। मेडिवल खत्म, एंशंट खत्म, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर शुरू। जय हिंद।